नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। लेकिन सबसे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के संचालन में सदस्यों से की सहयोग की अपील। कहा, जनहित से जुड़े मुद्दों पर हो गंभीर विचार विमर्श। सांसदों को नियमों का पालन करने के साथ साथ सदन में अनुशासन और गरिमा बनाए रखने की दी सलाह। किसानों के मुद्दे पर गतिरोध के चलते उच्च सदन की कार्यवाही बाधित। विपक्ष की किसान आंदोलन पर तुरंत चर्चा कराने की मांग। सभापति एम वेंकैया नायडू ने धन्यवाद प्रस्ताव पर कल होने वाली चर्चा में बात रखने का दिया सुझाव। नए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष के गतिरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही भी हुई बाधित। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन के अंदर और बाहर हमेशा तैयार। सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान। 4 मई से 11 जून तक होंगी परीक्षाएं। 2 पालियों में होंगे 12वीं के एग्जाम। और कोविड-19 प्रबंधन में मदद के लिए महाराष्ट्र और केरल का दौरा करेगा केंद्रीय दल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का फैसला। देश में कोविड के लगभग 70% मामले अकेले महाराष्ट्र और केरल से। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण और आम बजट पेश होने के बाद आज पहले कामकाजी दिन राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने पूरे सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही सुचारू और नियमबद्ध ढंग से चलाने पर जोर दिया। उच्च सदन में सदस्यों से अपील करते हुए सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ऐसी किसी भी स्थिति को टाला जाना चाहिए जिससे सदन और राष्ट्र के हित प्रभावित होते हों। उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा को सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। सभापति ने सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि सदन में अनुशासन और गरिमा को बरकरार रखा जाए। इसके साथ ही सभी सदस्य सार्थक ढंग से चर्चा में हिस्सा लें। सभापति ने यह भी कहा कि देश में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र के 100 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्रीय और विधायी परिषद के पहले प्रत्यक्ष चुनाव 1920 की सर्दियों में हुए थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मतलब लोगों की उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन और नीति निर्धारण में भागीदारी होता है। सभापति ने उम्मीद जताई कि राज्यसभा के पिछले 4 सत्रों जो हैं वो भावना के अनुरूप हुए। इस बार महत्वपूर्ण बजट सत्र में भी भरपूर कामकाज होगा। My appeal to all of you is that try to make the session more purposeful, and then the issues that can be discussed, they can be discussed threadbare in a peaceful, orderly, dignified manner. Last time some unfortunate incidents happened. I don't want to recall them, but it's all binding on all of us to see that the House runs properly. Members follow rules and regulations, maintain discipline and dignity, and also participate in debates in a meaningful manner. I have all along been appealing to members to prevent any such situation which will cause effect to the interest of the parliament and also the nation. कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर राज्यसभा में तुरंत चर्चा की मांग को लेकर गतिरोध पैदा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हुई और आखिरकार दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में जरूरी पत्रों को रखे जाने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान के आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्हें नियम 267 के तहत कई सदस्यों के नोटिस मिले हैं।
सभापति ने उनकी मांग अस्वीकार करते हुए कहा कि सदस्य बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा के दौरान अपनी बात रख सकते हैं। We have agreed to have the discussion on President's address tomorrow. Even the Business Advisory Committee also has been informed. So as we are going to discuss the President's address tomorrow as the first item, members can avail this opportunity and then participate and express their viewpoints. That's why I am not able to accept the notice given to suspend the business of the House. सभापति ने कुछ सदस्यों को संक्षिप्त में अपनी बात रखने की अनुमति दी, जिसके बाद से टीएमसी के सुखेंदु शेखर राय, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा, आरजेडी की मनोज झा के अलावा बीएसपी, एसपी और वाम दलों के सदस्यों ने किसान के आंदोलन का जिक्र किया और इस पर चर्चा की मांग की। Everybody wants that is a matter of national importance. Even government is also holding discussions, but the House is not aware of what is going on in between the government and the Kisan organizations. Right. That is why this House should discuss Right. at length the matter of national importance because it is concerning the Annadata of the country. Right, I understand. सब बात करना चाहते हैं ठीक है। और डिस्कस करना चाहते हैं। Thank you. तो इसमें जैसे एक सॉल्यूशन निकल सके तो इसमें कोई एक यहाँ पर चर्चा होनी जरूरी, बाहर सड़क पे हो रही Thank you. है, Thank यहाँ you, पर भी हो Satish जाए। ji. One thing I want to put the record straight, that people say that there was no discussion on farm laws. The farm laws were discussed. Please, if you say no, I have to refer the record, and it was given 4 hours, and 4 hours were completed in the House. That's the thing. इसके बाद सभापति ने प्रश्नकाल आरंभ किया, तब कुछ विपक्षी दलों के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। प्रश्नकाल आरंभ होने पर कुछ सदस्यों से प्रश्न पूछे। इस दौरान विपक्षी सदस्य सदन में आए और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए गतिरोध पैदा किया। Last time, because of pandemic, we could not have question hour, and we could not have 0 hour. And many people protested against that, wrote articles also, made statements. Now we have question hour. Now we have question hour. Very important questions have been asked and replies of ministers are giving. Please, this is not fair. This is not fair. It is not going to help you. Neither help the country nor help you also. Please go to your seats. Please go to your seats. Question hour should not become a casualty. The entire country want the issues to be discussed. सभापति ने भी सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। बावजूद इसके विपक्षी सदस्य अवरोध करते रहे, जिसके बाद से सभापति ने सदन की कार्यवाही सुबह 10:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। Once again, I appeal to all of you, please go to your seats. Allow the House to function. Question hour is very important. Some of you said last time, not having question hour is murder of democracy. This is the statement made outside. Please understand. The House is adjourned to meet at 10:30. 10:30 बजे कार्यवाही शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 पर विचार कर प्रस्ताव करने को कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों का गतिरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही पहले 11:30 बजे और फिर दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 12:30 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी गतिरोध जारी रहा और उच्च सदन की कार्यवाही बुधवार सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करिए, अपनी अपनी जगह जाइए। कल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई और चीज रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। माननीय सदस्यगण कृपया अपनी अपनी सीट पर जाएं। The House stands adjourned till 9 a.m. on Wednesday, the 3rd February 2021. राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने पिछले 4 सत्रों की तरह मौजूदा सत्र के भी उत्पादक होने की उम्मीद जताई। सभापति ने सदन के सत्र के अंतराल के बीच राज्यसभा की अगुवाई वाली 8 संसदीय समितियों के कामकाज की सराहना की और समिति के सदस्यों और अध्यक्षों को बधाई दी। I sincerely hope that this important budget session will turn out to be highly productive in the spirit of the last 4 sessions. During the inter-session period, 8
department-related parliamentary standing committees of Rajya Sabha worked overtime and held a total of 55 sittings during the intersession period. These committees met for a total duration of 110 hours and 0.4 minutes, which comes to an average duration of 2 hours and 7 minutes. This is an improvement over the previous average of 1 hour 54 minutes per each meeting. I hope the duration of the meetings would further rise given the efforts and the costs involved. The Committee on Commerce has reported substantial improvement, holding 10 meetings during the intersession period for a total duration of 26 hours 18 minutes. The average duration of each meeting has increased to 2 hours 37 minutes against the average duration of only 1 hour 42 minutes earlier. The Committee on Transport, Tourism and Culture held the highest number of 11 meetings for a total period of 22 hours. I think the committee has visited even Jammu Kashmir also. The Committee on Education, Women, Child and Youth and Sports reported the highest average attendance of 53.45% in 7 meetings. I compliment the chairman and members of all these 8 committees and the secretariat for their spirited work during the intersession period on behalf of the parliament. किसानों के मुद्दे पर विपक्ष के अवरोध की वजह से लोकसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई। शाम 4 बजे जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दल कृषि कानूनों पर बहस कराए जाने की मांग करने लगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बार-बार विपक्षी दलों की सांसदों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को सभी सदस्य सुचारू तौर से चलने दें, उसके बाद सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी लोकसभा में कहा कि किसानों से संबंधित मुद्दों पर सरकार संसद के अंदर और बाहर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। अवरोध की वजह से पहले सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए और उसके बाद शाम 7 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की। हालांकि अवरोध की वजह से वो ज्यादा देर तक नहीं बोल पाई और लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही बुधवार शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। क्वेश्चन आवर आपका सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, अधिकार है। पिछली बार आपने कहा था कि प्रश्नकाल नहीं हुआ तो लोकतंत्र की हत्या हो रही, इसलिए मैंने आपसे आग्रह से इस कोविड काल के समय भी प्रश्नकाल शुरू किया। मेरा आपसे आग्रह है, प्लीज आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सभी सदस्यों को आग्रह करना चाहता हूं कि सदस्य अगर किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं, किसानों से चर्चा में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध रही है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान हो गया है। सीबीएसई की 10वीं परीक्षा 4 मई से शुरू होगी और 7 जून तक चलेगी। वहीं सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होकर 11 जून तक चलेगी। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली में परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करते हुए छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। मुझे भरोसा है कि अब जो ये डेट शीट आपको मिल रही है, इसके आधार पर आप खूब मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे। और आपने तब भी दुनिया को बताया जब पूरी दुनिया इस कोरोना काल के महासंकट से गुजर रही हुई परेशानी का सामना कर रही थी और अभी भी कर रही है, तब भी आपने बताया कि नहीं, हम भारत के छात्र पूरी ताकत के साथ हर परीक्षा को देने को तैयार हैं। हम अपनी सुरक्षा भी देखेंगे, अपनी रक्षा भी करेंगे, अपने भविष्य को भी संवारेंगे और आपने संवारा है। आपने विषम परिस्थितियों में भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मनोयोग से आपने परीक्षाओं को दिया और सफलता अर्जित की है। मुझे लगता है ये पूरी दुनिया का अपने में अलग सा ही उदाहरण होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकता।
रक्षा मंत्री ने आज बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हल्के युद्धक विमान यानी कि तेजस तैयार करने वाले दूसरे संयंत्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपनी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हल्का लड़ाकू विमान तेजस न सिर्फ स्वदेशी है बल्कि अनेक मानकों पर अपने विदेशी समकक्षों से बेहतर भी है और सस्ता भी है। उन्होंने जानकारी दी कि अनेक देशों ने तेजस में रुचि दिखाई है। भारत कुछ साल में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में 1.75 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि 73 तेजस MK-1A और 10 तेजस प्रशिक्षण विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बहुत मदद मिलेगी। तेजस LCA की भारतीय वायुसेना को आपूर्ति मार्च 2024 से शुरू होगी और 83 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति पूरी होने तक हर साल करीब 16 विमानों को शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति ने 13 जनवरी को इस सौदे को मंजूरी दी थी। कब तक हम देश की सुरक्षा के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहेंगे? लंबे समय तक नहीं रह सकते। और हमारे प्रधानमंत्री का तो बार बार आग्रह रहता है कि इंडिजिनाइजेशन को, स्वदेशीकरण को जितना भी हम बल दे सकते हैं हम वो बल देना चाहिए और उस पर हमको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और हम सभी का यह संकल्प है कि हम जो भी बनाना होगा डिफेंस इक्विपमेंट, प्लेटफॉर्म, वेपन्स, कोशिश हमारी यह है कि हम खुद बनाएंगे और सीमा की और अपने स्वाभिमान की दोनों की सुरक्षा भी करेंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में कल से एरो इंडिया शो की शुरुआत हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एरो इंडिया रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाएगा। एरो शो में भारत अपने स्वदेशी हथियार, फाइटर जेट्स और मिसाइलों की प्रदर्शन करता है। साथ ही दुनिया भर की बड़ी एरोस्पेस कंपनियां भी भारत में हिस्सा लेती हैं। 5 फरवरी तक चलने वाला एरो इंडिया शो बुधवार से बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। इसी सिलसिले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बेंगलुरु पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस साल एरो इंडिया शो में न्यू इंडिया की झलक देखने को मिलेगी। Aero India 21 is an inspiring story that unfolds in a few hours. This year, unlike many in the past, will witness the new initiatives of New India that have begun to change potential into reality. एरो इंडिया शो 2021 में दुनिया भर की करीब 600 कंपनियां प्रदर्शन करने के लिए हिस्सा लेंगी। साथ ही इस दौरान 200 से ज्यादा MOU और एग्रीमेंट पर भी दस्तखत होंगे। The Indian Ocean Region Defence Ministers Conclave would reinforce the relevance of the region and its continued importance for stakeholders from the perspective of trade, security, and freedom of navigation. The event would provide an opportunity to discuss and share perspectives on common values and interests that we have in the Indian Ocean region. कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस बार एरो शो में आम लोगों को आने जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने वर्चुअल माध्यम से शो दिखाने के लिए इंतजाम किए हैं। इस बार शो में अमेरिका भारत का अहम साझेदार है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और केरल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा कल से राज्य के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान बीजेपी अध्यक्ष पार्टी संगठन को मजबूत करने और चुनाव तैयारियों के लिहाज से आयोजित की गई बैठकों और कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। JP नड्डा राज्य में नवनिर्वाचित पार्षदों, ब्लॉक और जिला परिषद सदस्यों से मुलाकात करेंगे। केरल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 1 जून को पूरा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक एक एक करके ममता बनर्जी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। टीएमसी के एक और विधायक दीपक हालदार आज बीजेपी में शामिल हो गए। डायमंड हार्बर से 2 बार विधायक रहे दीपक हालदार ने दक्षिण 24 परगना से एक रैली के दौरान बीजेपी की सदस्यता ली।
इस मौके पर बीजेपी नेता मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी भी मौजूद रहे। दीपक हालदार ने कल ही तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। दीपक हालदार ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व उन्हें जनता के लिए काम करने से रोक रहा था। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। स्थानीय नगर निकाय चुनाव के लिए हो रहे नामांकन के दौरान राज्य में हिंसा की खबरें हैं। जलालाबाद से नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान सत्तारूढ़ कांग्रेस की कार्यकर्ता और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी पर पथराव हुआ। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। हिंसक झड़प के दौरान गोलीबारी की भी खबर है। और देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.05% हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,423 लोग जो हैं वो स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 8,655 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही इस महामारी से देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,07,66,245 हो गई और इनसे अब तक 1,04,48,406 लोग संक्रमण से ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान 94 मरीज की जो है वो मौत हुई है। इसके साथ ही कोविड महामारी की वजह से देश में मरने वालों की संख्या 1,54,486 हो गई। इस समय देश भर में 1,63,353 सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रबंधन के तहत केरल और महाराष्ट्र में अपनी 2 उच्च स्तरीय टीम भेजने का फैसला किया है। दोनों राज्यों में केंद्र की ये टीमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने में सहयोग करेंगी। दरअसल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं और इससे होने वाली मौत की घटनाओं में गिरावट का रुख है। लेकिन केरल और महाराष्ट्र में इस महामारी का प्रकोप अभी भी बना हुआ है। इन दोनों राज्यों में रोज बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। वर्तमान में देश में कोविड के लगभग 70% मामले अकेले इन 2 राज्यों से हैं। महाराष्ट्र की केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के विशेषज्ञ शामिल हैं, जबकि केरल की टीम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। केंद्र की ये टीमें संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलकर काम करेंगी और जमीनी हालात का जायजा लेंगी। ये टीमें इन दोनों राज्यों में बड़ी संख्या में दर्ज किए जा रहे कोविड-19 के मामलों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की सिफारिश भी करेंगी। और देश में कोरोना का टीकाकरण अभियान जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक 39,50,156 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। वहीं भारत की तरफ से अन्य कई देशों को भी वैक्सीन भेजी जा रही है। हाल में कुवैत को वैक्सीन की खेप पहुंचाने के बाद भारत में मेड इन इंडिया वैक्सीन की खेप आज दुबई पहुंच गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज वैक्सीन की खेप दुबई पहुंचने की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। और दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास बीते शुक्रवार हुए धमाके की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दिया है। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत में इजरायल के प्रधानमंत्री को सुरक्षा का भरोसा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस हमले के लिए जो भी दोषी होगा उसका पता लगाने के लिए भारत हर संभव प्रयास करेगा। 29 जनवरी की शाम दिल्ली में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ। इस धमाके में कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट और शीर्ष नेताओं को हिरासत में लिए जाने की दुनिया भर में निंदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद पैदा हुए हालात पर आज आपात बैठक में चर्चा करेगी। बैठक में पिछले साल नवंबर में म्यांमार में हुए आम चुनाव में लोगों की ओर से जाहिर की गई इच्छा का सम्मान करने पर विचार के साथ ही उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा होगी। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस घटना की निंदा करते हुए
इसे म्यांमार में लोकतंत्र के लिए गंभीर झटका बताया। भारत ने भी म्यांमार में सैन्य तख्तापलट पर गहरी चिंता जाहिर की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत ने म्यांमार में सत्ता के लोकतांत्रिक तरीके से हस्तांतरण का हमेशा समर्थन किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत म्यांमार में हालात पर गंभीरता से नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कानून के शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। म्यांमार में सेना ने सोमवार को तख्तापलट किया और देश की शीर्ष नेता आंग सान सूची को हिरासत में ले लिया। अमेरिका ने म्यांमार में सेना की सत्ता पर कब्जा करने और आंग सान सूची समेत कई नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद म्यांमार के खिलाफ प्रतिबंधों को फिर से लागू करने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा कि सेना म्यांमार में नेताओं को कैद से रिहा करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। आज इंटरनेशनल वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि दिवस है। इसका मकसद वेटलैंड के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर कहा कि भारत विश्व के कुछ उन देशों में शामिल है जहां पे वेटलैंड के संरक्षण और लेखा जोखा करने के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में रामसर साइट के नाम से अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 42 आर्द्र भूमि चिन्हित की गई है। लोगों को धरती पर आर्द्र भूमि की जीवंत भूमिका के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 2 फरवरी को यह दिन मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर रामसर में आर्द्र भूमि पर संकल्प लेने के लिए हुए सम्मेलन के लिए भी यह दिन मनाया जाता है। और संसद के बजट सत्र के समय में हुए बदलाव के चलते आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज की चर्चा के समय में बदलाव किया गया है। अब आप इस कार्यक्रम को सुबह 9 बजे की बजाय सुबह 7 बजे देख सकेंगे, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।